जय हिंद दोस्त। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे, अपने पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे दोस्त। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना इतिहास कर रहे हैं। तो इतिहास को हम लोग कवर करते करते हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? हम लोग दिल्ली सल्तनत में भी कहाँ, तुगलक वंश तक हम लोग आ चुके थे। तुगलक वंश के भाग को हम लोग आधा समझ चुके थे, आधा बचा हुआ था। सॉरी, आधा बचा हुआ था। तो आधा भाग जो हमने जाना था वो जाना था जीएसटी के बारे में, जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एमबीटी के बारे में हमने जाना था कि ये सबसे पागल शासक था और उसने क्या क्या कार्य करवाए, वो सारी चीज़ हम लोगों ने जान ली थी। कुछ चीज़ें और बची हुई थी उसके बारे में, उन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने सती प्रथा और जौहर प्रथा के बारे में भी बात कर ली थी। जिसको इस वीडियो के बारे में जानना है तो यहाँ पे जाके मैं आई बटन पे उसका लिंक लगा दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे अपना नया टॉपिक नहीं वही वाला टॉपिक, नया टॉपिक नहीं वही वाला टॉपिक, वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, वहीं से उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, टॉपिक का नाम लिखना होगा। टॉपिक कौन सा है अपना? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम कहते हैं एम बी टी। एम बी टी का शासनकाल भैया, तो आप लोग कहेंगे भैया एम बी टी का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो आप कहेंगे 1325 से लेके 1351 एडी। एडी या बीसी कहोगे भैया? एडी। क्या 1325 से लेकर 1300 एडी तक शासन कौन करता है? आप कहेंगे 1325 से लेकर 1351 एडी तक शासन करता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग आगे जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों के बारे में। हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके थे, बहुत सारी बातें बाकी हैं, उन सब बातों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, जिस साम्राज्य के राज्य कौन कौन से हैं। जैसे बात करें, दक्षिण में एक विजयनगर साम्राज्य हुआ है, जिसकी स्थापना दो भाई करते हैं। कब करते हैं? 1336 से लेकर 1300 के बीच में। 1336 में क्या होता है? 1336 में, क्योंकि भैया जब हम किसी शासन को पढ़ते हैं ना, तो उसके समकालीन कोई शासन चल रहा है तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। 1336 में क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हो जाती है। अगर बात करें इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो आप कहेंगे दो भाई थे। कौन से दो भाई? दो भाई क्या थे? एक का नाम था हरिहर राय और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर राय और दूसरे का नाम था बुक्का राय। बुक्का राय। तो भैया ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। पत्थरों की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थरों की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द ये बेवफा रात नहीं समझती। उम्मीद है जो किया है, समझाया है, समझ में आ गया होगा। आपके लिए ये मोटिवेशन था। और मोटिवेशन किस प्रकार का है कि आप लोग भैया दिन रात लगे रहो पढ़ाई में। आप लोगों का जो दर्द है कोई नहीं समझेगा, आप लोगों का दर्द आप खुद समझोगे। पढ़ाई में एक दिन करते रहोगे, एक दिन सक्सेस हो जाओगे तो पूरी दुनिया आपको मानेगी कि हाँ कुछ किया है। और कुछ नहीं भी किया है तो आपको कुछ करना होगा, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है, ना करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया या पूरा गांव जहां आप रहते हैं, पूरा इलाका आपके इंतज़ार में बैठा कि आप कुछ करो और आप कब लोगों को जलाओ। क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि आप कुछ मत करो, फिर आप बहुत कुछ करो जो लोगों को लगे कि इसने कुछ किया है। और फिर जो लोगों को जलते हैं ना लोग, जो कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो भैया उनको पता चलेगा इसने क्या करके दिखाया है। तो ये करना किसको होगा? ये करना आपको होगा, मुझे नहीं। मैं तो कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का काम, आपको करना होगा खुद को बढ़ाने का काम और फैमिली को आगे ले जाने का काम। ये काम किसका रहेगा? ये काम रहेगा मेरे भाई आपका। ओके, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर, हरिहर राय और बुक्का के बारे में। हरिहर राय बुक्का ने क्या किया? अपनी राजधानी, तो इन भाइयों ने मिलकर जो इस राज्य की स्थापना करी, इस वंश की स्थापना करी, इन्होंने अपनी राजधानी जो स्थापित की वो की हम्पी को इन्होंने राजधानी बनाया। इससे पहले भैया इनकी एक राजधानी थी, उस राजधानी का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सब प्रथम इनकी राजधानी कौन सी थी। उसके बाद इन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया। इन लोगों ने इसकी स्थापना की।
की। ओके भैया, इन लोगों ने इसकी स्थापना की। अब हम लोग बात करते हैं इस समय के राजाओं के बारे में, कि इस समय के जो राजा हुए हैं, फेमस राजा, क्योंकि सब राजा हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उन सब राजाओं को हम लोग पढ़ते पढ़ते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि देवराय प्रथम और देवराय सेकंड। देवराय प्रथम और देवराय सेकंड के बारे में बात करते हैं। देवराय फर्स्ट और आप कहेंगे देवराय सेकंड। अगर भैया बात करें देवराय फर्स्ट के समय पर कोई विदेशी व्यक्ति आया था, तो आप कहेंगे हाँ भैया, देवराय फर्स्ट के समय पर एक विदेशी व्यक्ति आया जिसको कहते हैं निकोल डी, क्या कहेंगे, डी कंडी, निकोल डी कंडी। ये किसके समय पे आया, आप कहेंगे ये आया देवराय फर्स्ट के समय पर। कहाँ से आया भैया, तो आप कहेंगे ये व्यक्ति इटली का रहने वाला था। क्या कहेंगे, ये व्यक्ति जो है इटली का रहने वाला था। बात करें देवराय सेकंड के बारे में, तो देवराय सेकंड के समय काल में कौन व्यक्ति आया, तो देवराय सेकंड के काल में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अब्दुल रजक। अब्दुल रजक के बारे में आप लोगों ने, इस वंश के बारे में, सब किसके वंश के बारे में, आप कहेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोगों ने किस में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में। 12th क्लास में आपने 12वीं की क्लास में आप लोगों ने अब्दुल रजक के बारे में पढ़ा होगा और विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब्दुल रजक आया कहाँ से था, तो आप कहेंगे भैया अब्दुल रजक जो आया था वो फारस से आया था। कहाँ से आया था, फारस से आया था, भारत में आया। और इसने भारत के बारे में जब आया तो भारत में गया कहाँ, विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में जब ये जाता है तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, चीज़ों के बारे में जानता। क्या कहेंगे, विजयनगर साम्राज्य में ये चीज़ों के बारे में जानता है कि साम्राज्य कैसा चल रहा है, शासक कौन है, कैसे शासन कर रहे हैं। जब ये गया तो विजयनगर साम्राज्य में इसमें देखा कि विजयनगर साम्राज्य एक चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और उसको सुरक्षित किया गया था राजाओं के द्वारा कि इस पर कोई हमला ना कर सके। तो ये एक तंगड़ी सिक्योरिटी इन्होंने बना के रखी थी। यहाँ पर एक शासक थे राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो कृष्णदेव राय भी इसी वंश में शासक किए हैं। अब फिर बात करते हैं, इनके बाद कुछ शासन और आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं, एक शासक के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप लोग कहेंगे उसको कहते हैं, क्या बोलेंगे, 1347 में। 1347 में क्या हुआ, हसन दहलवी, किसने, मंगू, हसन दहलवी बोलें या फिर बोलें मंगू, इसने क्या किया, हसन मंगू ने किसकी, आप कहेंगे एक वंश की स्थापना करी जिसको कहते हैं बहमानी साम्राज्य, या बोले बहमानी वंश, बहमानी वंश की स्थापना की। भैया अच्छा इसने स्थापना कर दी, हाँ भैया, तो आप कहेंगे इसने स्थापना की किसकी, बहमानी साम्राज्य की। अच्छा भैया इसने बहमानी साम्राज्य की स्थापना कर दी, हाँ जी इसने बहमानी साम्राज्य की स्थापना कर दी। इतना मेरे गुड्डों गुड़ियों डाउट तो नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया किसने बहमानी साम्राज्य की स्थापना करी। तो यहाँ तक जो था वो हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी जान ली, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को हम लोग आगे पढ़ते तो इससे बढ़िया हम लोग यहाँ पे पढ़ना पसंद किया, क्योंकि हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानने को कुछ था नहीं, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे जान लिया कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे कैसे ये शासन किया। बात करें ये भाई साहब विजयनगर साम्राज्य में कब आए, तो आप कहेंगे ये आए 1420 में। तो ये भाई साहब जो निकोल डी कार्डी है ये कब आए, 1420 में आते हैं भारत में विजयनगर साम्राज्य पे। अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं, प्रोसेस करते हैं अपना बढ़ाने का आगे को, किसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक रहा है तुगलक वंश में। ओके दोस्त, तो बात करते हैं इन भाई साहब के बारे में जिसको हम लोग सबसे बड़ा पागल घोषित कर रखा है। इनको पागल की उपाधि हम लोगों ने इसको दे रखी है। किसको दे रखी है, इसको पागल की उपाधि हम लोगों ने दे रखी है। अब भैया बात आती है कि इसको पागल की उपाधि देने का कारण क्या था। इसकी जो 5 योजनाएं हैं इनके बारे में बात करेंगे। इन जो 5 योजनाओं के कारण इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया पागल। भैया ये जो 5 योजनाएं थी, इसकी 5 योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी और बड़ी खतरनाक थी। पहली योजना जो इसने कार्य करा वो सबसे बड़ा कार्य कर दिया राजधानी परिवर्तन का। धानी परिवर्तन क्या हुआ था राजधानी परिवर्तन में, जानते हैं दोस्त। जैसे कि बात करें, इसने राजधानी थी जो अपनी दिल्ली से देवगिरी ले गया।
इसने सोचा कि दिल्ली में अकाल पड़ रहा है, नदी के किनारे अकाल हो रहा है, यमुना नदी के किनारे, तो क्या करते हैं भैया, लेके चलते हैं इसको देवगिरी। तो राजधानी को शिफ्ट करना चाहा देवगिरी में, तो इसने देवगिरी शिफ्ट किया। तो क्या कर दिया, देवगिरी जाने के लिए रास्ता बनवा दिया। कहाँ से, दिल्ली से लेकर देवगिरी तक रास्ता बनवा दिया। रास्ते में क्या किया, रास्ते में खाने पीने का प्रबंध किया, ठहरने का प्रबंध किया। पर क्या भैया, अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल में लोग कितने शिफ्ट करते, कितने अपने आप को जीवित बचा पाते। तो क्या हुआ, जब लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, जब इसने चलना शुरू किया, इसने कहा कि अब अपनी राजधानी हम बसाएंगे कहाँ, देवगिरी में। तो चलो भाई सब लोग देवगिरी चलते हैं। तो जब इसकी पूरी प्रजा इसके साथ साथ देवगिरी चलना शुरू की, तो धीरे धीरे करके अब सारी प्रजा आगे बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे प्रजा पीछे से कम होती चली जा रही थी। पीछे से कम होने का कारण क्या था, प्रजा मरती जा रही थी। प्रजा मरती जाएगी, आप लोग सोचो ना कितनी दूरी थी, दिल्ली से देवगिरी की कितनी दूरी थी। अब इतनी दूरी कोई प्रजा पैदल जाएगी, खुद तो राजा जा रहा है घोड़े पर, प्रजा पैदल दौड़ रही है, तो क्या होगा, प्रजा की मौत ही होनी है। तो इसमें क्या हुआ, आधे से ज़्यादा जनसंख्या ऐसे ही मर गई और आधे से ज़्यादा जनसंख्या की मौत भूख, प्यास एवं अकाल पड़ने के कारण हो गई। अब भैया इसने विचार बनाया कि भैया यहाँ पे भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे माहौल हमारा वैसा नहीं हो पा रहा है। तो फिर इसने क्या कहा, अपनी जनता से कहा, चलो भैया वापस दिल्ली चलो। जनता ने कहा, अजीब पागल शासक है बे तू, हम लोग फिर से दिल्ली वापस चलेंगे तो कैसे जी पाएंगे, अभी तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आदि में, तो फिर दिल्ली जाने को कह रहा है हमसे। तो फिर भैया इसके बीच में लोगों ने इसको कह दिया, ये तो रक्त पिशासु है, रक्त पीने वाला है। तो इसको क्या नाम दे दिया, रक्त पिशासु। इसने सोचा कि जनता के लिए अच्छा रहेगा, पर वही जनता के लिए खतरनाक साबित हो गया। चलिए भैया, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। किस बारे में बात कर चुके हैं, राजधानी परिवर्तन के बारे में। राजधानी परिवर्तन पर इतना बड़ा कांड हो गया। उसके बाद कांड क्या हुआ, दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में इसने क्या किया, जब अकाल लगा पड़ा था तो इसने क्या किया, दोआब क्षेत्र में इसने बढ़ा दिया कर, क्या बढ़ाया, टैक्स। भैया टैक्स बढ़ाने का इस समय कोई अवसर तो नहीं था, क्या बोलेंगे, दो आब, दो आब कर। हिंदी वाले मेरे भाई और बड़ी गुड्डों देख लो, कर को कहते हैं इंग्लिश में टैक्स। सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो, इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें हिंदी में तो कर समझ में नहीं आता, इंग्लिश में कर समझ में आ जाता है, जिसको कहते हैं टैक्स। बात करें टैक्स को, इसने क्या किया भैया, टैक्स को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया भैया टैक्स को, तो आप कहेंगे 2.10 कर दिया, 2/10 कर दिया, मतलब 50% टैक्स को बढ़ा दिया। जब 50% टैक्स को बढ़ा देता है तो जनता कहती है अजीब पागल शासक है वे, वैसे ही हम यहाँ पे मर रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, खेती हो नहीं रही है, तुझे हम कहाँ से पैसा ला के देंगे, तुझे हम कहाँ से खेती देंगे, और ऊपर से टैक्स और बढ़ा दिया। अब इतना टैक्स जब जनता पे हो जाएगा तो जनता क्या करेगी, कहाँ से अपना खाना पीना निकालेगी, कहाँ से खर्चा निकालेगी। तो फिर इसने, जनता ने इसको क्या कह दिया, रक्त पिशापु, रक्त पिशासु कह देती है। कारण यही था कि भैया ये जनता पे सोचता था अच्छा, हो जाता था बुरा। इसने सोचा चलो जनता के लिए ये कार्य कर देते, अच्छा रहेगा, पर हुआ क्या, उसका विपरीत हो जाया करता था। पता नहीं इसकी किस्मत खराब थी कि यही खराब था। दो आब क्षेत्र आप लोग जानेंगे, दो आब क्षेत्र कौन सा होता है। बात करें, एक क्षेत्र ये हो गया नदी, यहाँ से भैया ये नदी जा रही है, और ये क्षेत्र एक ही हो गया। तो इसने क्या किया, इस क्षेत्र पे रहने वाले और इस क्षेत्र पे रहने वाले, दोनों क्षेत्र पे रहने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या किया, इसने टैक्स लगा दिया भैया कि आप लोगों को इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये वाला नदी का क्षेत्र हो गया एक, ये वाला नदी का क्षेत्र हो गया, ये इलाका हो गया। और भैया नदी वैसे ही सूखी पड़ी थी, अकाल वैसे ही पड़ा हुआ था, उपज हो नहीं रही थी, और ऊपर से क्या हुआ, टैक्स और लगा दिया। उपज जब हो नहीं रही है तो टैक्स लगाएगा तो जनता क्या करेगी भैया, कूटने का मन करेगा जनता का, क्या करेगा, कूटने का मन करेगा। क्या कहेंगे, क्या कहोगे, कहोगे कि कूटने का मन करेगा। ओके, ऐसे ही कहने का, कूटने का मन करेगा भैया जनता का। आपका भी मन कर रहा होगा कूटने का, पर मत कूटो, अपने आप को कूटो। किस लिए कूटोगे, कोई कारण नहीं है, इसलिए कूटोगे पढ़ नहीं रहे हो। ओके, फालतू कारों के मत कूटो। चलिए बात करते हैं और क्या चीज़ हुई। ये हम लोग जान चुके हैं, दोआब क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, नदियों के दोनों तरफ वाला क्षेत्र। आपके अगर गांव में कोई नदी होगी तो आपके गांव में जाना होगा कि आप पुल के रास्ते से जब जाते हैं तो पहले अपना गांव पार करके दूसरे गांव जाते हैं, दूसरे गांव से जब आते हैं तो अपना गांव पार करके दूसरे गांव आते हैं। उनको कहते हैं दोआब क्षेत्र, नदियों के दोनों तरफ का क्षेत्र। तो वो दोआब एरिया हो गया।
नंदी भैया दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी, क्या बोले, राजधानी देवगिरी शिफ्ट कर दी, दोआब क्षेत्र पर टैक्स लगा दिया, और क्या किया इस भाई साहब ने, एक अच्छा कार्य क्या कर दिया, सांकेतिक मुद्रा चला दी। कौन सी मुद्रा चलाई? इसने कहा भैया सांकेतिक मुद्रा देखते हैं, चलाते हैं, क्योंकि इसने और जगह देखा कि मुद्रा यहाँ पे चल रही है तो चला देते हैं भारत में भी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। कौन सी मुद्रा थी सांकेतिक? तो आप कहेंगे कांस्य की मुद्रा एवं चांदी की मुद्रा, चमड़ा एवं चांदी। तो भैया इन सब की मुद्रा ये जारी करता है। अब भैया मुद्रा के ऊपर विवाद सुनो। मुद्रा के ऊपर विवाद क्या हुआ कि इसने सोचा कि मुद्रा जारी कर देंगे तो मुद्रा अच्छे से चलेगी, क्योंकि इसने सोचा था कि पहले मुद्रा कम चलती थी, पहले जो मुद्रा थी उसका बनाने में रेट उसका ज़्यादा लग रहा था, तो इसने सोचा कि चलो सस्ते से निपट जाते हैं। तो इसने क्या किया, इसने कांसे की मुद्रा चालू कर दी। और कांसे की मुद्रा कौन सी? सांकेतिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आप कहेंगे सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा चलाई तो बड़ी दिन तक अच्छी चली, पर जब कुछ समय बाद इसने देखा कि उसकी डुप्लीकेट क्या हुआ, डुप्लीकेट आ चुकी है। डुप्लीकेट मुद्रा का मतलब उसकी नकली नोट आ चुके हैं, नकली सिक्के जब आ गए तो इसने कहा यार ये क्या कांड हो गया। इसने कहा मैंने तो अच्छे सोचा था कि यार मुद्रा चलाएंगे, लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी, पर क्या हुआ कि इस चीज़ का भी डुप्लीकेट हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि भारत भैया डुप्लीकेट करने में प्रसिद्ध है। किस चीज़ में? पहले के मामले में, मुद्राओं के मामले में भारत डुप्लीकेट करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के अंदर पहले हुआ करता था, अभी भारत सुधर रहा है, विकास कर रहा है। हम लोग कहेंगे बाकी देशों के मुकाबले अपना भारत फिर भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ओके, पहले के मुकाबले पहले जो राजाएं थे उनके कारण ये सब चीज़ें हो रही थी, अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। ओके, बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा चला देता है, फिर क्या होता है? सांकेतिक मुद्रा जो है सबों के पास आ जाती है, जो कि नकली नोट के तौर पर होती है। तो लोगों ने क्या किया, अपने घर में बनाना इसको चालू कर दिया। भैया ज़्यादा मुश्किल नहीं था बनाना, आसान था, सांचे डाले और बन गई मुद्रा। तो लोगों ने सांचे बनाए, मुद्रा बनाई, बस हो गया काम। तो इसको जब पता चलता है तो बता बड़ा बुरा कांड हो गया भैया। तो इसने क्या किया, इस चीज़ को बंद करवा दिया और कहा कि अब से ये मुद्रा नहीं चलेगी। तो उस मुद्रा को क्या करता है, बंद करवा देता है। कौन सी मुद्रा को? आप कहेंगे भैया सांकेतिक मुद्रा को ये बंद करवा देता है और कहता है कि भैया अब से ऐसी मुद्रा मत चलाओ, मेरे लिए नहीं। इसने एक अभियान किया जिसको हम लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध अभियान है, जिसे हम कहते हैं खुरसान अभियान। खुरसान अभियान में बात करें, इसने क्या किया, कितने राजाओं का विद्रोह झेला? तो आप कहेंगे इसने, अगर बात करें ये अपना उत्तर, अगर हम बात करें ये अपना उत्तर वाला क्षेत्र हो जाता है। ये अपना, थोड़ा मैं आप ढंग से बना दूं, चलो, ये अपना उत्तर वाला क्षेत्र हो जाता है, उत्तर वाला। तो उत्तर वाले क्षेत्र में इसके कितने राजाओं का विद्रोह सहना पड़ा? इसे सहना पड़ा 7 राजाओं का विद्रोह। कितने राजाओं का? आप कहेंगे 7 विद्रोह। 7 विद्रोह इसको कहाँ सहने पड़े? आप कहेंगे उत्तर में। और सबसे ज़्यादा जो विद्रोह इसको सहने पड़े वो सहने पड़े इस वाले एरिया में। कौन सा? दक्षिण वाला एरिया। कितने विद्रोह भैया? आप कहेंगे 27 विद्रोह। अच्छा भैया 27 विद्रोह इसके खिलाफ थे? हाँ भैया 27 विद्रोह इसके खिलाफ चल रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कि मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, इतने सारे विद्रोह चल रहे थे। 27 ये, 7 ये, 27 7, बताओ भैया 34 विद्रोह इसके ऊपर चल रहे थे। बहुत ज़्यादा विद्रोह थे, ये इतने मुकदमे नहीं चलते लोगों के ऊपर जितने इसके ऊपर विद्रोह चल रहे थे। हर जगह इसके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा था। और फिर इसने एक और अभियान कर दिया इसी समय पर, जिसको हम कहते हैं कराचील अभियान। जनता वैसे ही खिसियाई हुई थी और एक और अभियान कर देते भाई साहब, कराचील अभियान। और इन 5 कारणों से इसको हम लोग पागल के अच्छा, पर ये योजना इसकी खराब हो जाती है। देवगिरी को इसने क्या कहा? देवगिरी को दौलताबाद भी हम लोग कहते हैं। इसकी ये स्थापना करता है, किसकी? दौलताबाद की ये स्थापना कर देता है। यहाँ तक कोई ओके दोस्त, यहाँ तक किसी भी भाई को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे भैया नो डाउट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए ऑल क्लियर, तो फिर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने समय दिया था आपको। अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा चीज़ें
आसान है, मुश्किल नहीं है समझना। ताहो ताहो नहीं, सॉरी साहो, चाहो नहीं चाहो। बार बार क्यों आप लोग लैंग्वेज बिगाड़ रहे हो मेरी? सुधर जाओ भाई। मजाक चल रहा है क्या? मजाक ही चल रहा है। क्या बोलेंगे? मजाक ही चल रहा है। कोई बात नहीं, बच्चे हो आप। क्या बोलेंगे? दीवा ने अमीर को ही, इसने क्या किया? जब जनता अकाल का सामना कर रही थी, दीवान ए अमीर को ही, जब जनता, क्या बोलेंगे? जब जनता अकाल का सामना कर रही थी तो इसने क्या किया? इसने किया कि जनता को कुछ अच्छा दिया जाए, जनता को कुछ सुधार किए जाए, जो जनता अपना काम कर सके। तो इसने क्या किया? दीवा ने अमीर कोही का निर्माण करवाया, जिसके द्वारा जो इसमें जो धन होता था, उन धनों से क्या किया जाता था? लड़की एवं लड़कियों की शादी की जाती थी इसके माध्यम से। और ये कार्य करने का किसको दिया गया? सौंपा गया। इसका एक व्यक्ति होता था जिसको ये काम दिया गया, जो अधिकारी होता था दीवाने कोही का। और उन व्यक्ति को कर्ज दिया गया, उन व्यक्तियों की सहायता करी गई जिन्होंने इसमें अकाल के समय जिनका नुकसान हुआ था। तो ये इसका अच्छा कार्य कह सकते हैं हम लोग, दीवाने अमीर को ही। बात करें इन भाई साहब कब लुढ़क जाते हैं ये भाई साहब, तो मौत इनकी होती है, कब होती है? तो आप कहेंगे मौत होती है 1351 में। 1351 में जब मौत हो जाती है तो इनका चाचा का लड़का, जिसका नाम था, क्या कहेंगे? फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में जानते हैं। इसकी मौत भटिंडा सिंध, कौन सी प्रांत भैया? आप बोलेंगे सिंध प्रांत में इसका देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है। कारण क्या रहा? कारण था इसको लू लग गई भैया। अच्छा भैया, आप कहेंगे लू लगने के कारण किसी की मौत हो जाती है क्या? होता है भैया, लू लगने के कारण भी लोगों की मौत होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब से हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, राजाओं की मौत कुछ इस प्रकार से हो रही है जो विश्वास करने लायक नहीं होती है। पहले बात करें किसकी मौत? आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हो गई? घोड़े से गिरकर हो गई। क्या खेल रहा था? चौगान खेल रहा था। चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिर बात करें आगे आए जब हम, तो आगे हमने जाना कि भैया ये भाई साहब जिनकी मौत कैसे हो गई, इनकी मौत भी हुई है कैसे? लू लगने के कारण हुई है। इनके पिताजी की मौत कैसे हुई थी? इनके पिताजी की मौत हुई थी लकड़ी के घर में दबने के कारण। फैक्चुअल चीज़ें हैं, इस कारण से मौत हो सकती है, पर इतने भी फैक्चुअल नहीं है कि ऐसा शायद हुआ होगा कि नहीं, पता नहीं। क्या कहेंगे? लू लगने के कारण। भैया लू नहीं जानते हो तो लू बता दूं, लू क्या है? लू, जब हम लोग गर्मियों में कभी कभी आप बाहर निकले होंगे, आपको एकदम से बहुत तेज़ गर्मी सी लगती है, एकदम से एक बड़ा प्रभाव सा आता है, उसको हम लोग कहते हैं, हवाएं जो चलती हैं गरम गरम, उसको हम कहते हैं लू। जब आप लोग बाहर निकलते हो और वो लू लग जाती है, तो लू लगने के कारण आप लोग हो जाते हैं बीमार। अब बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर की बढ़ती है फीस, और डॉक्टर होता है अमीर, आप होते हैं गरीब। तो फ़ायदा इसमें किसका हुआ? फ़ायदा हुआ इसमें आपका डॉक्टर साहब का। और नुकसान इसमें किसका हुआ? नुकसान हुआ आपका, आप लू के कारण बेड पर और वो डबल बेड पर। तो फ़ायदा उसका, नुकसान आपका। तो उम्मीद है जो चीज़ें मैंने इसमें बताई वो चीज़ आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, दीवाने को ही, दीमारे अमीर वगैरह वगैरह बारे में। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है